नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज मिश्रा। आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। दोस्तों, हम लोग महाद्वीपों की श्रृंखला कर रहे हैं और आज का जो हमारा महाद्वीप होगा वो है दक्षिण अमेरिका। ठीक है, ये तीसरा महाद्वीप है। इससे पहले मैं आपको ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका बता चुका हूँ। ये अपना इस क्रम में तीसरा महाद्वीप है जिसका नाम है दक्षिण अमेरिका। तो दोस्तों देखेंगे दक्षिण अमेरिका का मैप। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये है दक्षिण अमेरिका का एक मैप जो मैंने आपको दिखा दिया है। ये दक्षिण अमेरिका है। इस दक्षिण अमेरिका के ऊपर अगर देखने जाएंगे, अगर आपके पास एटलस वगैरह होगा तो आपने देखा होगा कि दक्षिण अमेरिका के ऊपर जो है उसे बोलते हैं उत्तरी अमेरिका। ठीक, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका है। ये केवल मैंने दक्षिण अमेरिका का मैप आपको दिखाया है, इसके ऊपर उत्तरी अमेरिका है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस दक्षिण अमेरिका के बारे में तथ्यों को जानते हैं। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में इसका चौथा स्थान है। ठीक, अब क्या है कि इसके दक्षिण अमेरिका के इधर की तरफ जो सागर है वो है प्रशांत महासागर, और इसके इस तरफ जो है वो है अटलांटिक महासागर। ठीक, पश्चिम की तरफ है इसके प्रशांत महासागर और इसके पूर्व की तरफ कौन सा है, अटलांटिक महासागर। ऊपर की तरफ जब हम आते हैं तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा सागर दिखता है जिसका नाम है कैरेबियन सागर। ठीक दोस्तों, कैरेबियन सागर के आसपास जितने भी द्वीप पाए जाते हैं उन्हें बेसिकली कैरेबियन द्वीप भी कहते हैं। और इसके इस तरफ क्या है, प्रशांत महासागर है। कैरेबियन और प्रशांत महासागर के मध्य में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको स्थल दिखाई पड़ेगा। ये सोचिएगा, इधर भी जल है, इधर भी जल है, बीच में क्या है, स्थल है। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलत पढ़ते हैं कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के मध्य में एक जलसंधि है जिसका नाम है पनामा। ये गलत फैक्ट है। बेसिकली यहाँ पे जलसंधि है ही नहीं। यहाँ पे दोनों स्थल जल के माध्यम से नहीं जुड़ रहे हैं। जब कोई दो स्थल जल के माध्यम से जुड़ते हैं तभी उसे जलसंधि कहा जाता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे देखोगे ऊपर वाला स्थल और नीचे वाला स्थल जो है वो स्थल के माध्यम से ही जुड़ रहा है, जल के माध्यम से नहीं, स्थल के माध्यम से जुड़ रहा है। तो ये स्थल संधि होगी। तो हम कह सकते हैं दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका के मध्य में एक संधि है जो स्थल संधि है। इसको नाम दिया जाता है पनामा स्थल संधि। ठीक, ये पनामा स्थल संधि जो है वो कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को भी आपस में जोड़ने का कार्य करती है। संधि का अर्थ ही होता है जोड़ना। एक यहाँ तक फैक्ट हो गया। तो दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना हम लोगों ने देखा। अब इधर से आप थोड़ा सा नीचे उतरते हुए आइए तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा द्वीप दिखेगा जिसका नाम है फॉकलैंड द्वीप। ठीक, फॉकलैंड आइलैंड। ये फॉकलैंड जो आइलैंड है ये अभी भी यूके के कब्जे में है या ब्रिटेन के कब्जे में है। ठीक, यहाँ पे इसके दक्षिणी सिरे पे आएंगे तो यहाँ पे आपको छोटा सा एक और इसका जो दक्षिणी सिरा है यहाँ पे एक आपको छोटा सा द्वीप दिखेगा जिसका नाम है टेरा डेल फ्यूगो। क्या नाम है, टेरा डेल फ्यूगो। और इन दोनों को अलग करने का जो कार्य करती है, यहाँ पे एक जलसंधि है। अब देखिए जल के माध्यम से ये दोनों अलग हो रहे हैं, दक्षिण अमेरिका और ये द्वीप, जिसका नाम है आपका बेसिकली मैगलन जलसंधि। ठीक दोस्तों, इतना ही है इसके आसपास। दक्षिण अमेरिका में अंदर की तरफ हम लोग आ चुके हैं। देखते हैं सबसे पहले जो हम लोगों ने तथ्यों के बारे में बात की, ये संसार का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, बता चुका हूँ। दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और मैक्सिको और वेस्ट इंडीज़ को संयुक्त रूप से लैटिन अमेरिका कहते हैं। ये क्या है दोस्तों, आपको जैसे सभी को पता होगा लैटिन अमेरिका कंट्रीज भी इन्हें कहते हैं। दक्षिण अमेरिका को लैटिन अमेरिका भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, बेसिकली यहाँ पे आसपास जो बोले जाने वाली जो भाषा थी वो पहले प्राचीन में कौन सी थी, लैटिन थी। इन्हीं भाषाओं से यूरोप की जितनी भी भाषाएं हैं उनका सबका उद्भव किस भाषा से हुआ है, लैटिन से हुआ है। तो यूएसए, मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका और इसके आसपास जितने भी जो द्वीप हैं उन सबको मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, लैटिन अमेरिका कहते हैं। लैटिन अमेरिका के तहत कौन कौन से आते हैं, दक्षिण अमेरिका आएगा, मध्य अमेरिका यानी कि यूएसए आएगा, मैक्सिको आएगा, वेस्ट इंडीज़ आएगा, और इन्हीं सभी को मिलाकर क्या कहेंगे हम लोग, लैटिन अमेरिका कहेंगे। ठीक, एक ये पॉइंट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे की तरफ देखेंगे चल के। इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर, जैसा भी आप देख चुके हैं। इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर, आपको दिखा चुका हूँ अभी। ठीक, ये है। और इसके उत्तर में एक सागर और है जिसका नाम है कैरेबियन सागर, वो भी आपको बता चुका हूँ। अब उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य में पनामा स्थल संधि है जो इन दोनों को जोड़े जाने का कार्य करती है। ठीक, ये सब सारे पॉइंट्स बता दिए। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे इसके दक्षिणी भाग में फॉकलैंड नामक द्वीप है, अभी आपको बताया। ये रहा यहाँ पे फॉकलैंड द्वीप जो यूके के अधिकार में है। इसके पश्चात इसके सबसे दक्षिणी छोर पे क्या है, एक यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम है टेरा डेल फ्यूगो। ये यहाँ पे एक द्वीप हुआ। इन दोनों को अलग करने का कार्य या इन दोनों को जोड़े जाने का कार्य क्या करती है, मैगलन जल संधि करती है। ठीक,
तो दोस्तों अब हम लोग पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखोगे आप दक्षिण अमेरिका के पश्चिम की तरफ यहाँ से यहाँ तक एक पर्वत श्रृंखला स्थित है जिसको नाम दिया जाता है एंडीज। यहाँ पे इस वाले पार्ट पे क्या नाम दिया जाता है? एंडीज। बेसिकली यहाँ पे विभिन्न विभिन्न क्रमों की श्रृंखलाएं स्थित हैं। अगर उनको संयुक्त रूप से मिला लिया जाए तो उन्हें कॉर्डिलरा के नाम से जाना जाता है और इसे कॉर्डिलरा द एंडीज भी कहते हैं। ठीक, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है माउंट अकांकागुआ। माउंट अकांकागुआ जो दक्षिण अमेरिका की भी सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि ये जो पर्वत है वो एक नवीन युवा वलित पर्वत है। अब ये नवीन युवा वलित पर्वत क्या होते हैं वो देखते हैं हम लोग। नवीन युवा वलित पर्वतों को समझने से पूर्व आपको फिर से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की तरफ जाना पड़ेगा, जहाँ पे ये सिद्धांत बताया जाता था कि सारी जितनी भी प्लेटें हैं वो सारी क्या हो रहा है, उनमें खिसकाव हो रहा है। खिसकाव होने की वजह से वो थोड़ी मूवमेंट कर रही हैं, हलचल हो रहा है और वो आगे की तरफ बढ़ रही हैं। दोस्तों जब सारी प्लेटें आगे की तरफ बढ़ रही होंगी तो कहीं ना कहीं जाके ये सारी प्लेटें आपस में टकरा भी रही होंगी। तो ये प्लेटें दो प्रकार की होती हैं, एक होती है महासागरीय प्लेट, एक होती है महाद्वीपीय प्लेट। ठीक, कौन कौन सी होगी प्लेट? एक होती है महासागरीय प्लेट और एक हो जाती है महाद्वीपीय प्लेट। ठीक, जो महासागर है उसके नीचे भी प्लेट है, उसके ऊपर पानी भरा हुआ है, और महाद्वीप वाली प्लेट जिन पे हम लोग निवास करते हैं। महासागरीय प्लेट जो है वो अपेक्षाकृत महाद्वीपीय प्लेट से क्या है, पतली है। यानी कि हम कह सकते हैं महाद्वीपीय प्लेट मोटी है, किसकी तुलना में? महासागरीय की तुलना में मोटी है। अब ये प्लेटें दो तरीके से होंगी। अब क्या संभावना बनेगी? जब सारी प्लेटों का खिसका होगा तो कहीं ना कहीं ऐसी संभावना बन सकती है कि महासागरीय प्लेट से टकरा सकती है। ठीक, या संभावना क्या बनेगी? महाद्वीपीय प्लेट से टकरा सकती है। या क्या संभावना बनेगी? महाद्वीपीय प्लेट महासागरीय प्लेट से टकरा सकती है। तीन प्रकार की संभावनाएं बनती हैं। हम कह सकते हैं कि महाद्वीपीय से महाद्वीपीय टकरा सकती है, महाद्वीपीय से महासागरीय टकरा सकती है, और महासागरीय से महासागरीय टकरा सकती है। ठीक, ये सबसे ज़्यादा समझना आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? इनके बिना आप पर्वतों का विकास समझ नहीं सकते। अभी हम लोगों ने देखा महाद्वीपीय टकराएगी, या महाद्वीपीय से महासागरीय टकराएगी, या महासागरीय से महासागरीय टकराएगी। और आपको पता है महाद्वीपीय प्लेट जो है वो मोटी है, किसकी तुलना में? महासागरीय की तुलना में। तो सोचिए जब ये दोनों प्लेटें यानी कि मोटी प्लेटें आपस में टकराएंगी, जैसा कहाँ पे होता है, अफ्रीका से भारत जब अलग हुआ तो भारत एक महाद्वीपीय प्लेट है, और वो जाके यूरेशियन प्लेट से जब टकराती है तो दोनों मोटी प्लेटें हैं। दोनों के प्लेटों के टकराने के क्रम में भारी प्लेट नीचे की तरफ क्षेपित होगी और हल्की प्लेट ऊपर की तरफ आएगी। ऐसे जैसे ये मोटी प्लेट है और ये भी ऐसी मोटी प्लेट है, ये नीचे की तरफ चली जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा, और इसका सारा मटेरियल यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा, और यहाँ पे ये गुम्मद के आकार में उठने लगेगा, जो क्या कहलाएगा? आपका पर्वत कहलाएगा। एक बात, अब सोचिए प्लेटों के टकराने के क्रम में पृथ्वी के नीचे भी हलचल होगी, और पृथ्वी के अंदर भरा हुआ मैग्मा बाहर निकलने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होगा। लेकिन ये प्लेटें इतनी ज़्यादा मोटी हैं कि नीचे से मैग्मा ऊपर की तरफ आएगा तो, लेकिन पूर्णतः इन प्लेटों को नहीं तोड़ पाएगा। जब इन प्लेटों को नहीं तोड़ पाएगा, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मैग्मा ऊपर की तरफ तो आया, लेकिन प्लेटें मोटे होने की वजह से इन प्लेटों को तोड़कर बाहर नहीं निकल सका। जैसे हिमालय के संदर्भ में, हिमालय में प्लेटों के टकराने की वजह से भूकंप तो आते हैं, लेकिन नीचे का जो भरा यहाँ पे मैग्मा है वो लावा के रूप में बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन अगर हिमालय की खुदाई करने के क्रम में जाओगे अंदर की तरफ, तो आपको कहीं ना कहीं ये लावा भरा हुआ दिखाई अवश्य मिलेगा। ठीक, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या होगा? महाद्वीपीय प्लेट जब महासागर के साथ टकराएगी तब क्या कंडीशन पैदा होगी? हमें फिर से पता है कि महाद्वीपीय प्लेट जो है वो मोटी है, महासागरीय प्लेट जो है वो कैसी है? पतली है। मोटी प्लेट नीचे की तरफ क्षेपित होगी, पतली प्लेट ऊपर की तरफ आएगी। अब जमीन के अंदर इसके भी अंदर मैग्मा है, इसके भी अंदर मैग्मा है, नीचे की तरफ मैग्मा भरा होगा, तो क्या होगा कि मान लो मैग्मा ये ऊपर आने के लिए बेताब होगा, लेकिन ये वाली मोटी परत है तो यहाँ से ऊपर की तरफ नहीं निकल सकता, उद्गार नहीं हो सकता, ज्वालामुखी नहीं बन सकता, लेकिन यहाँ से तो निकल आएगा। ये प्लेटें तो आसानी से टूट जाएंगी क्योंकि पतली प्लेट है।
तो इस प्रकार की कंडीशन जहाँ कहीं भी पैदा होगी, जहाँ पे महासागरीय और आपकी महाद्वीपीय प्लेट जहाँ पे टकरा रही होंगी, वहाँ पे ये मान लीजिएगा कहीं ना कहीं आपको ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे और प्लेटें टकराने की वजह से वहाँ पे अक्सर भूकंप आते रहेंगे। भारत के संदर्भ में देखा, महाद्वीपीय प्लेटें टकरा रही हैं तो हिमालय बन तो गया लेकिन अंदर भरा हुआ मैग्मा बाहर नहीं निकल पाया, यानी भूकंप तो आए लेकिन वहाँ पे किसी भी प्रकार का ज्वालामुखी नहीं मिला। लेकिन जब इस वाले संदर्भ में जाते हो, जैसे दक्षिण अमेरिका के संदर्भ में, दक्षिण अमेरिका का मैप मैं ऐसे एक ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए, इस वाले संदर्भ में आते हो, ये महाद्वीपीय प्लेट है, इसके इस तरफ क्या है, प्रशांत महासागर है। तो ये महाद्वीपीय और महासागर यानी कि इसका इधर की तरफ विस्थापन हो रहा है, तो अंदर की तरफ ये किससे टकरा रही होगी, प्रशांत महासागर से। मोटी प्लेट पतली प्लेट से टकराई तो सोचिए अंदर भरा हुआ मैग्मा आएगा, अंदर भरा हुआ मैग्मा बाहर की तरफ आएगा कि नहीं आएगा, और जब बाहर की तरफ आएगा तो इस वाले पार्ट्स पे आपको बहुत ही ज़्यादा ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे, जिसमें विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसका नाम है कोटोपैक्सी। ये एक पॉइंट हो गया। एक आपने महाद्वीपीय का समझ लिया, एक आपने महाद्वीपीय महासागरीय का समझ लिया। तीसरा हम लोग देखते हैं बेसिकली महासागरीय। इसमें बात क्या की जाएगी, इसमें दोनों प्लेटें ही कैसी हैं, पतली हैं। यहाँ से भी लावा निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यानी कि हम कह सकते हैं उस वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भूकंप आएंगे और सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी क्रियाएं जो भी होंगी वो संपन्न होंगी। ठीक, जिस प्रकार से जापान के पूर्वी तट पे देखने को मिलता है, वहाँ पे अक्सर भूकंप आते रहते हैं, अक्सर ज्वालामुखियों का उद्गम होता रहता है, इसलिए उस वाले क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहते हैं, अग्निवलय क्षेत्र कहते हैं। ठीक, यहाँ से पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, आते हैं वापस हम लोग दक्षिण अमेरिका पे। तो दोस्तों अभी आपने देखा ये वाली प्लेट इससे टकरा रही थी, इस वाले क्रम में किसका विस्तार हो जाता है, पर्वत का विस्तार हो जाता है, पर्वत का निर्माण हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एंडीज कहते हैं, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, अकांकागु। यहाँ पे एक और ज्वालामुखी है जिसका नाम है ओजस द सलादो। ठीक, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। आइए देखते हैं आगे। दोस्तों ये पर्वत थे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखेंगे हम लोग मरुस्थल। यहाँ पे मरुस्थलों के क्रम में आपको पहले ही बताया जा चुका है कि मरुस्थलों का विकास कैसे होता है। जब आप अफ्रीका पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हर एक कंडीशंस बता दी गई थी। मरुस्थलों के बनने के लिए कहीं न कहीं उसमें ठंडी जलधारा का महत्वपूर्ण योगदान होता है, और अगर ठंडी जलधारा नहीं है, गर्म जलधारा है, तो मरुस्थल और गर्म जलधारा के मध्य आपका पर्वत होना अत्यंत आवश्यक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको अफ्रीका में बता चुका था। यहाँ पे देखते हैं यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण जो मरुस्थल हैं वो देखते हैं। बेसिकली यहाँ पे दो सबसे महत्वपूर्ण मरुस्थल हैं, एक का नाम है अटाकामा मरुस्थल और एक का नाम है पैटागोनिया का मरुस्थल। अटाकामा का मरुस्थल जो है वो चिले वाले इस वाले पार्ट्स में है, और इसके इधर वाला जो मरुस्थल है इसे बोलते हैं पैटागोनिया का मरुस्थल। दोस्तों हम सबको पता है कि यहाँ पे ये पर्वतमाला है, इधर से चलने वाली कोई भी जलधारा होगी, अगर वो गर्म जलधारा है तब भी पानी वाष्पित हो रहा होगा, और पानी वाष्पित होने की वजह से अंदर की तरफ नहीं आ पाता होगा, क्योंकि ये जो हवाएं उस आर्द्रता को लेकर आ रही होंगी वो पर्वत उन हवाओं को रोक लेगा, उस आर्द्रता को रोक लेगा, और सारा का सारा पानी इसके पश्चिमी क्षेत्र पे बरस जाएगा। परंतु यहाँ पे चलने वाली जलधारा ठंडी है, ठंडी जलधारा पानी वाष्पित नहीं करेगी, और जब पानी वाष्पित नहीं होगा तो हवाओं के साथ नमी नहीं आएगी, यानी कि हम कह सकते हैं इस प्रकार यहाँ पे वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम है। इसीलिए जो आपका ये अटाकामा मरुस्थल है ये सर्वाधिक कैसे है, एक प्रकार से सर्वाधिक शुष्क प्रदेशों में से, विश्व के शुष्क प्रदेशों में से एक है। ठीक, इस अटाकामा मरुस्थल में सर्वाधिक नाइट्रेट के भंडार मिलते हैं, और आप सभी को पता है नाइट्रेट का सर्वाधिक प्रयोग कृषि कार्यों में किया जाता है, जैसे यूरिया वगैरह में, ठीक, डीएपी वगैरह में, क्योंकि वहाँ पे 3 तत्वों की खेती में सर्वाधिक आवश्यकता होती है। एक नाइट्रोजन होता है, एक पोटेशियम होता है, और एक आपका फॉस्फोरस होता है। इनका अनुपात कितना होना चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। ठीक, ये बता दिया मैंने। अटाकामा चिले में स्थित है, अटाकामा में सर्वाधिक नाइट्रेट के भंडार हैं, एनपीके मैंने बता दिया आपको। और एक चीज़ और बताएंगे आप लोग कि नाइट्रोजन की अधिकता से होने वाला रोग कौन सा है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक और मरुस्थल है जिसका नाम है पैटागोनिया का मरुस्थल, जो इस तरफ है। ये बेसिकली आपका अर्जेंटीना में स्थित है। यहाँ से यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हम लोगों ने पर्वत के बाद मरुस्थल देख लिए, इसके पश्चात अब हम लोग नदियों की तरफ आते हैं। नदियों की तरफ जब आप आओगे तो आपको पता होगा दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे चौड़ी नदी बहती है जिसका नाम है अमेजन।
ठीक, विश्व की सबसे बड़ी नदी तो नहीं कहेंगे, चौड़ी नदी कहेंगे, क्योंकि बड़ा होगा वो किस संदर्भ में होगा। अगर आप लंबाई की दृष्टि से देखने जाओगे तो अफ्रीका में नील नदी, और आप चौड़ाई की दृष्टि से देखने आओगे तो ये दक्षिण अमेरिका के अमेजन है। ठीक, इसका जो विकास होता है वो बेसिकली भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से होता है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से क्यों होगा, हम पहले वाले वीडियो में भी बता चुके थे, फिर से देख लेते हैं। हम सबको पता है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में सर्वाधिक क्या होती है, गर्मी होती है। गर्मी की वजह से वहाँ का जो जल होगा वो बाष्पित होगा, और बाष्पित होकर पुनः वहाँ पे वर्षा होगी, और इस प्रकार की जो वर्षाएँ होती हैं वो संवहनीय वर्षाएँ कहलाती हैं। ठीक, अब वो जल जब इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा होने की वजह से वो नाली, और नाली से नाला, नाला से नदी का रूप धारण कर लेता है, और इसी वजह से ये जो नदी है वो आसपास का समस्त पानी लेके आती है अपने साथ, और इसलिए विश्व की सबसे चौड़ी नदी बन जाती है। ठीक, बेसिकली इस नदी का जो विकास होता है वो एंडीज पर्वतमाला से होता है। ठीक, क्योंकि इस पर्वतमाला की ऊंचाई बहुत ही ज़्यादा है, ऊंचाई बढ़ने की वजह से तापमान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, ऊपर ग्लेशियर्स वगैरह से इसका निकास होता है, और ये नीचे क्षेत्रों में आके बहुत ही ज़्यादा पानी एकत्रित कर लेती है, या इसमें पानी मिल जाता है आके, इसलिए इसका जो रूप होता है वो काफ़ी भयावह हो जाता है। एक प्रकार से विश्व की सबसे चौड़ी नदी बन जाती है। कहीं कहीं ये इतनी ज़्यादा चौड़ी है, इसके मध्य एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के मध्य तकरीबन 100 से 110 किलोमीटर का भी अंतर है। ठीक, यहाँ पे ये पॉइंट हो गया। आगे हम लोग बात करते हैं, ये यहाँ की सबसे प्रमुख नदी थी। आगे हम लोग बात करते हैं कुछ और। तो दोस्तों आगे की तरफ जब देखेंगे तो यहीं पे आपको एक चीज़ और पता होगी, इन्हीं वाले क्षेत्रों में यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में इस अमेजन नदी के किनारे विश्व के सबसे घने जंगल स्थित हैं, जिसे बेसिकली उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, फिर से देखते हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में सर्वाधिक गर्मी होने की वजह से वहाँ का पानी बाष्पित हुआ, वहाँ पे पुनः पानी बरसा। धूप थी, ज़मीन है ही, मिट्टी है ही, अच्छी खासी पोषक तत्व हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे पौधों के लिए सर्वाधिक अच्छी आवश्यक दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं, और उन्हीं आवश्यक दशाओं की वजह से वहाँ पे सर्वाधिक पेड़ पौधों का विकास होता है। अब पेड़ पौधे आपस में प्रतियोगिता करते हैं सूर्य की रोशनी को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जब बड़ा वाला पेड़ होगा तो छोटे वाले पेड़ के पास उसकी छांव आ जाएगी और उसके पास धूप नहीं आ पाएगी, तो वो इससे अपनी धूप लेने के लिए, क्योंकि बिना धूप का उसका भोजन नहीं पक पाएगा, उसका प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, वो इससे ऊपर आएगा। जब ये इससे ऊपर आएगा तो आपस में कंपटीशन होती जाती है, और ये वाले क्षेत्र जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा घने हो जाते हैं, और इस प्रकार के जो वन होते हैं उन्हें कहते हैं उष्णकटिबंधीय, यानी गर्मी के क्षेत्र वाले सदाबहार, कभी जिनकी पत्तियां ना सूखती हों, सदाबहार हों पत्तियां, सदाबहार वर्षावन, जहाँ पे लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। ठीक, बेसिकली भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में है, इन्हें भूमध्य रेखीय वर्षावन भी कहते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से सर्वाधिक पृथ्वी को ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, इसलिए इन्हें पृथ्वी का फेफड़ा भी कह के हम लोग संबोधित करते हैं। ठीक, एक ये पॉइंट हो गया हमारे पास। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वनों की चर्चा हमने आपके सामने कर दी। अब यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, जिसका नाम है पराना, पराग्वे, उरुग्वे, और इसकी सहायक नदियों के सम्मिलित तंत्र को, यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं, इन सब के सम्मिलित तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखा है ला प्लाटा कहते हैं। ठीक, जितनी भी नदियां हैं इनके संयुक्त तंत्र को क्या कहते हैं, ला प्लाटा कहते हैं। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे झीलों के बारे में। तो झीलों के क्रम में सबसे महत्वपूर्ण झील है वेनेजुएला की, जिसका नाम है आपका मराकाइबो झील। मराकाइबो झील, इस झील के किनारे सर्वाधिक पेट्रोलियम भंडार स्थित हैं। वेनेजुएला में इसी झील के किनारे सर्वाधिक पेट्रोलियम भंडार पाए जाते हैं। ठीक, दूसरी झील की बात करें तो हम लोग बात करेंगे बोलीविया में। बेसिकली बोलीविया में एक पठार भी है, बोलीविया का पठार। इसी पठार के पास एक झील है जिसका नाम है टिटकाका झील। ठीक, ये टिटकाका झील विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील का नाम बताइए, तो उसका उत्तर होता है टिटकाका झील। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है, टिटकाका झील सर्वाधिक ऊंचाई पर नौकागम्य झील, ये बोलीविया के पठार पर स्थित है। जब देश की बात की जाए तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है बोलीविया का पठार, यानी बोलीविया एक देश हो जाएगा, और उसी में ये क्या है, उसी देश में ये जो झील है वो आपकी स्थित है। अब हम बात करेंगे यहाँ के प्रमुख घास के मैदानों के बारे में। तो फिर से घास के मैदान जब आप देखने की तरफ आओगे तो यहाँ पे देखोगे आके इस तरफ, ये आपकी भूमध्य रेखा है, ये आपकी मकर रेखा है, इसके उत्तर में कर्क रेखा होगी। कर्क रेखा और आपकी मकर रेखा के मध्य विश्व में किसी भी स्थान पर कोई भी घास का मैदान पाया जाता है वो ऑलवेज उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहलाते हैं, जिन्हें हम लोग सवाना के नाम से जानते हैं।
परंतु इस वाले क्रम में और कर्क रेखा के ऊपर जितने भी घास के मैदान होते हैं उन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय घास के नाम से जाना जाता है और इनके स्थानीय नाम जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। जब ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में हमने बात की तो उन्हें डाउन्स कहा जाता था। जब न्यूजीलैंड के संदर्भ में हमने बात की तो वो आप नाम बताइए क्या कहा जाता है। अफ्रीका के संदर्भ में जब हमने बात की तो वेल्स कहा जाता है और जब यहाँ के संदर्भ में बात करोगे तो इन्हें पंपास कहा जाता है। इनका सर्वाधिक विस्तार जो है वो अर्जेंटीना नामक देश में है। बेसिकली इन पंपास घास के मैदानों की सबसे प्रमुख बात यह है कि यहाँ पे घास पाई जाती है जिसका नाम है अल्फापा। ये बहुत ही प्रोटीन में एरिचमेंट होती है और बेसिकली जानवरों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है और उन्हें जानवर खा के बहुत ही ज़्यादा बेसिकली हम कह सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक है और उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक, बेसिकली दोस्तों यही थे यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। तो बहुत सारे तथ्य लेकिन वो एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा उपयोगी नहीं है। जो एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी हैं बेसिकली दक्षिण अमेरिका से बहुत ही कम प्रश्न पूछे जाते हैं। सर्वाधिक प्रश्न अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वगैरह एशिया से आते हैं, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका में ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ, एशिया को अच्छे ढंग से करेंगे। यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पर पहला तथ्य क्या है, यहाँ के मूल निवासी रेड इंडियन कहलाते हैं, यानी कि दक्षिण अमेरिका के जो भी मूल निवासी हैं उन्हें रेड इंडियन नाम से जाना जाता है। तो अगला पॉइंट देखते हैं। बेसिकली विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी बोलीविया की राजधानी लापाज है। ठीक, ये विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। बेसिकली अगर आपसे प्रश्न कोई पूछे कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी बताइए तो बोलीविया की राजधानी लापाज। अगर आपसे पूछे विश्व में सबसे दक्षिणतम राजधानी बताइए तो आप बात करोगे न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। और अगला प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, विश्व की सर्वाधिक उत्तरतम राजधानी का नाम आप लोग बताइएगा। मैं ये प्रश्न आप लोगों से करता हूँ। ठीक, आगे की तरफ हम लोग और मूव करते हैं। कुछ और तथ्य हैं उनके बारे में जान लेते हैं। ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर में सर्वाधिक कहवा उत्पादन होता है। यहाँ पे बात की जाती है ब्राज़ील, कोलंबिया और इक्वाडोर वाले पार्ट में सर्वाधिक किसका उत्पादन होता है, कहवा। कहवा का तात्पर्य होता है कॉफ़ी। कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है क्योंकि इन वाले क्षेत्रों में लाल मिट्टी की सर्वाधिक प्रधानता होती है और इस लाल मिट्टी को टेरा रोसा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, बेसिकली एक चीज़ और मैं बता दूं, ब्राज़ील में सर्वाधिक गन्ने की भी खेती की जाती है। ठीक है, कहवे की तो की ही जाती है, गन्ने की भी इसमें सर्वाधिक की जाती है। कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे यहाँ पे हम लोग। ब्राज़ील कहवे का सबसे बड़ा उत्पादक बेसिकली देश भी है, देशों के क्रम में भी इसका स्थान सबसे अग्रणी आता है। यहाँ पे ब्राज़ील में एक पत्तन है जिसका नाम है साओ पाउलो। यहाँ पे ये साओ पाउलो जो पत्तन है इसे कहवा की मंडी कहते हैं। ठीक, अगला ब्राज़ील का सेंटोस बंदरगाह। ब्राज़ील का जो सेंटोस बंदरगाह है बेसिकली उसे कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसी पत्तन से सर्वाधिक कॉफ़ी का बेसिकली निर्यात किया जाता है, इसलिए इसे कॉफ़ी पत्तन के नाम से या कॉफ़ी पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्राज़ील गन्ने वाला पॉइंट तो जो था वो मैंने आपको बता दिया। बेसिकली अगर गन्ने से एक पॉइंट मैं आपको करंट अफेयर्स में ले जाके पूछूं तो आप लोग बताएंगे गन्ने से एथनॉल बनाने वाली फैक्ट्री हाल ही में कहाँ स्थापित की जाएगी। ये पॉइंट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे बात करते हैं हम लोग चिले में। एक चीज़ और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, चिले में एक जगह है चुकीकमाटा, यहाँ पे सर्वाधिक तांबे का खनन होता है। ये तांबे के लिए अग्रणी एक प्रकार से खान है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पेरू में एक और पॉइंट है। यहाँ पे पेरू में पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, रेलवे की जब मेंस की परीक्षा हुई तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया, माचू पिचू। माचू पिचू एक प्रकार की बेसिकली केव्स हैं जो इंका सभ्यताओं से संबंधित थी। जैसे भारत के संदर्भ में सिंधु घाटी सभ्यता है, उसी प्रकार यहाँ की जो सभ्यता थी वो इंका सभ्यता कहलाती थी। उनके द्वारा जो बनाए गए घर थे वो कहलाते हैं माचू पिचू, जो विश्व के 7 अजूबों में से एक हैं। ठीक, वो कहाँ पे स्थित है, आपके पेरू में, और पेरू की राजधानी क्या है, लीमा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दक्षिण अमेरिकाओं में बोलीविया और पराग्वा 2 ऐसे स्थल अवरुद्ध देश हैं। बेसिकली क्या कहा जाता है, ये रहा आपका बोलीविया और ये कहा जाता है पराग्वा। ये बेसिकली स्थल अवरुद्ध देश हैं। स्थल अवरुद्ध देश उन देशों को कहते हैं जिनकी सीमा किसी भी समुद्री तट से आपकी नहीं लगती। ठीक है, बेसिकली अगर इनकी सीमा किसी झील से, किसी नदी से लगती है तो ये फ़र्क नहीं पड़ता, बस इनकी सीमा किसी भी समुद्र से नहीं लगनी चाहिए। चारों तरफ से इनकी जो सीमा होगी वो किसी न किसी देश से घिरी हुई होनी चाहिए। अगर विश्व की सबसे बड़ी बात करें, विश्व का सबसे बड़ा देश की बात करें जो स्थल अवरुद्ध है, उसका नाम है कजाकिस्तान।
तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका के संदर्भ में जितने भी प्रमुख पॉइंट्स थे वो मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ी सी तबीयत डाउन थी इसलिए जल्दी जल्दी आपको बता दिया। ठीक है, अगले वाली वीडियोज़ को मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, बाकी जो भी आपको नोट्स वगैरह होंगे वो आपको दे दिए जाएंगे। बाकी ये वीडियो कैसा था वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। थैंक यू।